सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर काल्नर मेथड। अंडरलाइन करिएगा, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे सॉल्वे प्रोसेस से क्या बनाया था, वॉशिंग सोडा। बोलो बेटा, तो ये नाम आता है। इसमें आपको याद रखना है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो कौन सा प्रोसेस यूज होगा, कास्टनर केल्नर प्रोसेस। तो उन्होंने बोला है कि अब इस जिसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं उस इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें एक ऑक्सीडेशन पोर्शन है और दूसरा रिडक्शन। तो बोला गया कि कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टनर केल्नर सेल। तो कल को पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और उससे क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे लिखा है अ ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग अ मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड। ब्राइन सोल्यूशन का मतलब आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेंगे। जिसे क्या कहा जा रहा है, ब्राइन सोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने जाएंगे तो दो पार्ट में रिएक्शन परफॉर्म करेगी। एक पोर्शन होगा एनोड, दूसरा पोर्शन होगा कैथोड। हम सबको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। चलें सर, अब एक बात बताइएगा, इन्होंने कहा है ब्राइन सोल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग अ मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड। यानी पूछा जाता है कि अगर मैं बात करूं तो कैथोड हम किसका बना रहे हैं, मरकरी का। एनोड हमने किसका बनाया, कार्बन का। ये सारी कहानी तो अपनी जगह पर है। एक बात सिर्फ इतना बताइएगा, जो एनोड होता है वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव। और एनोड जो है वो कैसा है, नेगेटिव। तो ये बताइए हमारे पास जो NaCl एक्वस है उसमें हमारे पास क्या क्या है, Na प्लस Cl माइनस, और वाटर की अगर बात करें तो H प्लस OH माइनस। बोलो, या हम इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट H2O। बना लीजिए, इतना डायग्राम बनाइए। अब यहां पर हमारे पास जो आयंस हैं, पहले इस रिएक्शन को समझिएगा। वहां पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल को कंपैरिजन करना आना चाहिए। अब हमें इतना बताइएगा, कैथोड पर हम रिडक्शन कराने आ रहे हैं और एनोड पर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो कैथोड पर अगर हम रिडक्शन कराने के लिए लाएंगे तो या तो हम Na प्लस को लाएंगे और या वाटर को लाएंगे, ऐसे समझ लो मोटा मोटी बात। अब हमको सिर्फ इतना बताओ कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से क्या होगा, रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। यही है मामला। इन्होंने बताया कि कैथोड पर, सुनते जाइएगा बात, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जनरल रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस का वाटर से कम होता है। लिक बासर काना मग, काना आ गया यानी कि सोडियम आ गया, मग अल मंजन, मंजन मतलब मैग्नीज और Zn, इसी के बीच में वाटर आता है।
यानी वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही होती, तो क्या वाटर का Na+ से ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब वाटर को रिड्यूस होना चाहिए, और रिएक्शन क्या बोल रही, कौन रिड्यूस हो रहा है? Na+। उसका सीधा फंडा क्या है कि जब हम मरकरी इलेक्ट्रोड में बात करते हैं, किसमें सर? मरकरी इलेक्ट्रोड में, तो जो सोडियम है उसकी एक कहानी यह है कि हम लोगों ने पढ़ा था Fe और Pt को छोड़कर, यानी आयरन और प्लेटिनम को छोड़कर सभी लोग मरकरी के साथ अमलगम फॉर्म करते हैं। तो अगर अमलगम फॉर्म करते हैं तो वो रिएक्शन को फास्ट कर देते होंगे, यानी कि मरकरी इलेक्ट्रोड में अगर बात करेंगे तो सोडियम आयन रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमलगम। इतनी बात जरूर लिखिए, पेपर में आएगा तो फांस देगा आपको इतने पे। ये रिएक्शन केवल देखकर रटी नहीं जा सकती सर। रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन का कैसा होता है? कम है, वाटर का ज्यादा है। वाटर को रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोड आपने किसका लिया? मरकरी का। तो सोडियम जो आयन सोडियम में जब जाएगा तो मरकरी उसे चिपका लेगा, यानी मरकरी सोडियम को जल्दी रिड्यूस कराने का प्रयास करेगा, तो उसकी प्रेजेंस में सोडियम आयन रिड्यूस होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मरकरी इलेक्ट्रोड नहीं लोगे तो Na+ नहीं होगा। बहुत क्लियर बात समझ ही रहना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए ये बात कि रिडक्शन पोटेंशियल तो सोडियम आयन का कम होता है, फिर क्यों वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम अमलगम। तो ये बात तय हो गई कि वाटर गया, सोडियम आयन रिड्यूस होगा और बनाएगा Na। और जो Na है, जाहिर सी बात है कि तुम्हारा इलेक्ट्रोड कैसा है, बल्कि मैं पूरा ही लिखता हूं, इन्होंने Na बनेगा, मरकरी क्योंकि इलेक्ट्रोड है वो तुरंत इसके साथ क्या बना देगा? NaHg, सोडियम अमलगम। ये कैथोड का मामला है सर। एनोड में आते हैं सर, बिल्कुल रट के रखिएगा। जब कभी ऑक्सीडेशन की बात आए तो हमेशा हैलोजन ही ऑक्सीडाइज होंगे। कौन ऑक्सीडाइज होगा? हैलोजन। तो याद रखना है एनोड पर जो आपका Cl- है। अच्छा, अब इन्होंने जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हमको देना पड़ा था, वो इलेक्ट्रॉन असलियत में यहां पर निकल रहा होगा। क्लियर है मामला? तो Cl- से Cl2, यानी क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी कहां पर? एनोड पर। यहां तक का मामला समझ में आना चाहिए। तो पहला काम, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पर हम कैथोड लेते हैं मरकरी का और एनोड लेते हैं कार्बन का। कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कराने के लिए हम यहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहां कैटायन लेकर आएंगे, यानी Na+ आएगा और साथ में वाटर आएगा। जनरली रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन का वाटर से कम होता है, तो वाटर को रिड्यूस हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोड मरकरी का है, मरकरी सोडियम के साथ सोडियम अमलगम बना सकती है, इस वजह से Na+ रिड्यूस होता है। Na+ रिड्यूस होकर सोडियम अमलगम फॉर्म करेगा। क्लियर बात? उधर आते हैं, जब भी एनोड की बात आएगी वहां भी लड़ाई में Cl- और वाटर आएंगे। पानी तो दोनों तरफ है सर, तो Cl- और वाटर आएंगे। याद रखना है हैलोजन हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी कि Cl- ऑक्सीडाइज होकर Cl2 गैस देगा। क्लियर बात?
अब ये जो अमलगम बना है सर, ये अमलगम फर्दर वहां एनसीईआरटी में लिखा है किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके जो अपने को चाहिए वो मिलेगा, क्या, NaOH। इतनी बात से काम नहीं बन जाएगा। एक बात मुझे बताइएगा, क्या सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और मरकरी का भी 0? इसका मतलब अगर Na वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाया है तो इसका सीधा सा फंडा है कि ये खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है तो किसी ना किसी को रिड्यूस होना पड़ेगा। बलिदान कौन देगा यहां पर, हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर में H+ भी मौजूद है, यानी साथ में कौन सी गैस है जो 100% निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई या नहीं आई सर? तो एनोड पर Cl2 और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं, NaOH को, तो हम NaOH की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस है असलियत में। अगर आपको ये आला चाहिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? इन्होंने आगे लिखा, द अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वो मिल ही जाएगा, मरकरी बाहर निकल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना ही बात ध्यान में आनी चाहिए, ये इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है, यहां पे ये मामला खत्म होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ व्हाइट, कैसा है सर, व्हाइट है, और ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है। यानी कि कैसा, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ट्रांसपेरेंट माना जा सकता है। बात समझ में आ रही है? इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन, इट इज रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पानी में मिलाएंगे एल्कलाइन सोल्यूशन मिल जाएगा। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को डेलिक्विसेंट बोल रहे हैं। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है NaOH CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, बिल्कुल बनाता है। CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH बेस है, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। आगे यूजेस, पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क और बहुत सारे केमिकल बनाने में काम आएगा। दूसरा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आएगा। तीसरा बॉक्साइड का प्यूरिफिकेशन, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी जब पढ़ेंगे तो उसका ओर है बॉक्साइड, उसके प्यूरिफिकेशन में काम आएगा। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मर्सराइजिंग कॉटन फैब्रिक्स। अब ये क्या लिखा हुआ है सर, एक बात समझना, जो कॉटन फैब्रिक होता है, बात समझो, वो हार्ड होता है या नहीं होता है सर? उसे हार्ड करने के लिए जब पानी में डालते हो तो वो सॉफ्ट होता है, तो उसमें भी ये काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं माड़ लगा देना। अरे बोलो भैया, जो सूती कॉटन कपड़ा होता है उसमें कहते हैं ना कि इसको थोड़ा माड़ लगा दिया जाए, तो उसका सीधा सा फंडा यही वो लिक्विड बनाने का काम है, जिससे वो कैसा हो जाए, सख्त हो जाए, वरना सूती कपड़ा बिल्कुल क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए अगला, फॉर द यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। रिएजेंट तो है ही है क्योंकि एक अच्छा बेस है, वो सिर्फ सुन लेना है, उतनी बात हो जाएगी। अगला सर, तो कौन कौन सा पढ़ लिए, वॉशिंग सोडा पढ़ लिए, सोडियम क्लोराइड पढ़ लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिए। अगला है बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट। वो कपड़े धोने का काम आता है, ये खाने में काम आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना। चलिए सर, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, हटाया जाए इसको। अब सुन लीजिए, जब यहां पे नॉर्मल सवाल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से आएगा तो वो कहेगा ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, मरकरी एज अ कैथोड, कार्बन एज अ एनोड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब वहां पूरा जवाब दिया जाएगा। एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस विद NaOH। बात समझ में आ रही है कि, क्योंकि वाटर इसी के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको पहले निकाल के बाहर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा। चले, सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट्स डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखा है, लीविंग होल्स इन केक और पेस्ट्री एंड मेकिंग देम लाइट एंड फ्लफी। बोलो, जो केक होता है, अरे जैसा ब्रेड होता है ना, तो उसमें क्या है, उसके अंदर जो फ्लफी नेचर आएगा वो इसी वजह से आएगा कि कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगी तो बीच बीच में कुछ जगह को खाली करती हुई जाएगी। आगे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोला जाएगा, इज मेड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराएं, साथ में क्या लें, पानी यानी वाटर, तो अपने हाथ में क्या लगेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा चक्कर है नहीं। अरे सॉरी, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये इस तरीके से भी है कि आप इसका उल्टा भी हमेशा मतलब सही माना जाता है। क्या सही माना जाता है, देखना, अगर किसी का बाइकार्बोनेट लिया और आपने उसको क्या किया, हीट किया, तो अगर हीट करेंगे तो वो उसका क्या बनाएगा, पहले कार्बोनेट, फिर CO2 और फिर वाटर। एक्चुअली में जो मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसमें कोई कलाकारी नहीं होती। सोडियम का कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है, बाइकार्बोनेट थर्मली स्टेबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, इसे बेटा मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें मेटल का कार्बोनेट मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो एक प्रकार से ये रिवर्स रिएक्शन है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। ये साइड में लिख लेना, ये इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी हो जाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन है एक तरीके से, ऐसे सब। इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बीइंग लेस सॉल्युबल गेट सेपरेटेड आउट, यानी कि ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, आराम से सेपरेट हो जाता है पानी से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इंफेक्शन, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और इसको मिक्स करके रखते हैं ऐसा। अबे दो होते हैं ना, एक गैस वाला होता है, एक पाउडर वाला होता है, तो पाउडर वाले में इसी का यूज है, इसी का पाउडर यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इसमें टिक मार लीजिए, इसको आपको पढ़ लेना है ना, कि पोटेशियम कम होने से क्या होता है और सोडियम कम होने से क्या होता है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन सुन लो, छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ना नहीं, उससे भी आ जाता है। अगला है सर ग्रुप 2 एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए सर, अगला है ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें किसको नहीं लोगे, बेरिलियम। तो सारे एलिमेंट एक बार लिख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में अपने को क्या मिलेगा? NH2। आउटर मोस्ट शेल का कन्फ्यूग्रेशन क्या होगा? NH2 टाइप होगा। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ये आराम से दिखाएंगे? +2 वाला। मैक्सिमम बातें आपको पता है। आइए, द एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज अ नोबल गैस कन्फ्यूग्रेशन, उसके बाद NH2, बिल्कुल सही है। लाइक एल्कली मेटल द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रीडोमिनेटली आयनिक, मतलब ज्यादातर कौन सा करेक्टर है? आयनिक करेक्टर को ज्यादा फॉलो करते हैं। सारे आयनिक होते हैं ऐसी कोई बात ये नहीं कह रहा है। अगला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन द दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। क्या हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब हम साइज की बात करते हैं तो किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल का होता है एक्सेप्ट इनर्ट गैस, क्योंकि वहां वॉन्डरवॉल रेडियाई है। बोलो भैया, सबसे छोटा साइज जो होता है वो हैलोजन का होता है। तो भैया क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज को घटना चाहिए, जनरल कंसेप्ट है। तो इन्होंने कहा अगर कभी साइज की बात करेंगे तो एल्कली मेटल का साइज क्योंकि डिक्रीज होना है, इससे कम होगा ज्यादा होगा एल्कली अर्थ मेटल से। और जाहिर सी बात है जब कंपेयर करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लोगे, यानी कि लिथियम की कंपैरिजन को बेरिलियम के साथ करोगे, ना कि मैग्नीशियम के साथ करने लगोगे। क्लियर है? उसके साथ भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है। सुबह वाले में हम लोगों ने देखा है बहुत छोटा सा पिकोमीटर का डिफरेंस है, तो लगभग सेम ही है साइज। आगे सर, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन दिस एलिमेंट विद इन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर। सीधा सा फंडा कह रहा है, ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आने पर जो साइज है वो क्या होगा? इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, चाहे आप इनके एटॉमिक फॉर्म ले लो चाहे आप इनके आयनिक फॉर्म ले लो, तो दोनों ही लिख लो। जब साइज यहां लिख ही रहे हो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। एक और लिख लो जिसमें इन पर चार्ज बना दो, P+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2 और Pa+2। अच्छा एक बात और है, ये जो साइज है ये वाटर में नहीं है। अरे बोलो अंकल, लिथियम आयन में याद है ना था इतना सा और फूल के इतना बड़ा हो गया था। बोलो, क्योंकि जब साइज जितना छोटा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर अपने ऊपर चढ़ाता जाएगा और उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। अगला सर, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सीधा फंडा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को लगातार डिक्रीज करना चाहिए, करता भी है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ एटम। किसके रिस्पेक्ट में लो बता रहा है? किसके रिस्पेक्ट में लो बता रहा है? कह रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा है? अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू घटता जाएगा। अबे बगल वालों का तो उससे बड़ा है ना। आगे, देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन
those of the corresponding group 1 metal, ठीक है. This is due to their smaller size as compared to corresponding alkali metal. क्या कह रहा है? अगर बात की जाए तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर लगातार घटता जाएगा, क्योंकि इनका साइज खुद में क्या है, बढ़ता जा रहा है. क्लियर बात. अगर बात की जाए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या एल्कली मेटल का साइज एल्कली अर्थ मेटल से ज्यादा है, तो यानी कि क्या होगा, एल्कली अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. तो पहले वाले के लिए अगर बोला जाए तो एल्कली मेटल की कम और एल्कली अर्थ मेटल की ज्यादा. खत्म नहीं हुआ, अब रुके रहना. लेकिन अगर दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बोल सकते हैं. क्या? इधर देखना, सोडियम है और बगल में कौन है, मैग्नीशियम. अगर बात की जाए तो सोडियम का कन्फ्यूग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. यहां पर आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 प्लस 1 लिख रहे हैं हम. ठीक है ना. अब मुझे सिर्फ इतना बंद हो जाने दो. इधर देखो 1 + 1. अब वो मेरा दिमाग आज वैसे भी खराब है क्योंकि मैं लगा वगा नहीं. सुबह रात के 3 बजे तक मैंने बनवाया है पीपीटी. एस ब्लॉक का पूरा पीपीटी मैंने बनवा रखा था. आज मैं इसको निपटा देता. बंद हो जाए, वहां से निकलो, बाहर जाके बताओ, हमसे मत बताओ. मेरा दिमाग है खराब, इसलिए मेरा दिमाग और खराब मत करना. मैं छोड़ दूंगा क्लास 2 मिनट के अंदर, ये समझ लेना. अबे सुबह से पढ़ाए हम भी पगला जाते हैं यार. तुम्हें साले क्या, तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं. तुम तो आए हो, बैठे हो, बस गर्मी लग रहा है, पंखा चला दो, खाना खिला दो. इधर आओ. अब सुनो, ये बताओ, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बताइए क्या आप 3s से निकालेंगे? और जैसे ही 3s से निकालेंगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा, इनर्ट. यहां पर जैसे ही आप निकालोगे यहां कोई उतना फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो जो चीज स्टेबल हो रही होगी उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी. अरे बोलो ना यार. तो इसलिए जो लाइन इन्होंने लिखी है वो फर्स्ट के लिए लिखी है केवल. बोलो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन्होंने उल्टा लिखा, आर हायर देन एल्कली मेटल. ये पहले वाले में तो चल जाएगा मामला. अब हम आ रहे हैं दूसरे वाले में. मैंने कहा दूसरे वाले में ये खेल पलटना है. कैसे पलटना है? अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या बेटा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब आप यहां पर जा रहे हो इससे निकालने. इसका मतलब ये तो इनर्ट कन्फ्यूगरेशन हो गया. और यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन ये खुशी खुशी देगा, क्योंकि ये मैंने Na+ Mg+ में से पढ़ा रखा है. इसका मतलब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनर्ट हो जाएगा, यानी ये आसानी से देगा बजाय इसके. यानी इसको मैं बोलूंगा Mg+ और इसे बोलूंगा Na+. तो Mg+ की आयनाइजेशन एनर्जी Na+ से कम नहीं होगी, बहुत कम होगी. क्लियर है मामला. तो सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो हम इस ऑर्डर को पलटा देंगे. एल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में एल्कली अर्थ मेटल की बहुत कम होगी. बना लीजिए, इसको लिख लीजिए प्रॉपर. और इसका कहने का सिर्फ इतना मतलब है, देखो इधर Na और Mg में, बताओ इधर Mg की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा. इसको अपन लोग फर्स्ट बोल दें या केवल आई लिख लें. यहां आइए, सेकंड का मतलब Na+ और Mg+ में किसकी ज्यादा, Na+ की. कर लो. क्या बेटा? अबे यार सॉरी, रेडियाई का लिख दिया है. ऊपर से नीचे आने पर
क्या होगा, घटता जाएगा। यार वो रेडियाई का ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाए। कितने लोगों ने छाप लिया सेम? क्योंकि हम बोल कुछ भी रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तुमको, तुम तो वो लिख रहे हो, काट रहे होगे साले अपना। अच्छा ये बताओ, हाँ अच्छा सर सुनिएगा, इसके अंदर की जो कहानी है वो हमने एक्सप्लेन कर दी है कि वो साइज छोटा होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, वो क्लियर कट बता दिया है। अगला टर्म है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब तुम मुझे बताओ जरा, Li प्लस ने क्या बवाल काटा था, उसके लिए चार्ज पोटेंशियल जिसको बात कर रहे थे, चार्ज अपॉन साइज, उस पर +1 चार्ज था, साइज छोटा था, तो नेट में चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई थी और उसने वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे बुला लिए थे। बेरिलियम के पास कितना चार्ज है, +2। बेरिलियम के पास कितना चार्ज है, +2। और एक बात सुनो, Li प्लस और Be+2 में Be+2 का साइज सबसे छोटा हो जाएगा, इसका मतलब साइज और छोटा, यानी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, तो ये बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई बहुत बड़ी होगी। इसीलिए बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, बेरिलियम आयन की। आयन में क्या, +2। Like alkali metal ion, the hydration enthalpy of alkaline earth metal ions decreases with increases in ionic size down the group। क्या कह रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक साइज इंक्रीज करेगा। बोलो भैया, ये देखो आयनिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। साइज अगर बढ़ रहा है तो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो घट रहा होगा, घटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल को कम अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है मामला? तो बोला जा सकता है, हटाएं, लिखो डेल्टा H हाइड्रेशन एंथैल्पी, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रांशियम आयन और बेरियम आयन। इन तीनों में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी। बेरियम आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, वो वाटर को सबसे कम अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए अपने को फाई चाहिए। फाई अपन लोगों ने पढ़ा था, चार्ज अपॉन साइज। बोलो भाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बेरियम आयन के लिए फाई का वैल्यू कम होता है, बेरिलियम आयन के लिए फाई का वैल्यू ज्यादा होता है? तो जिसके लिए हाई फाई होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यही तो पढ़ा था यार हम लोग। The hydration enthalpy of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ions। बिल्कुल सही है, इतनी लाइन को अंडरलाइन करके रुक जाओ। कह रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल आयन से ज्यादा होती है, यानी ये कह रहे हैं Li प्लस और Be+2 में P+2 की ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि Be+2 में एक तो चार्ज ज्यादा और साइज छोटा, तो चार्ज अपॉन साइज मतलब फाई जो होगा वो Be+2 का Li प्लस से काफी ज्यादा होगा। तो अगर फाई बढ़ गया है तो अपने आप ही हाइड्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाएगा। Thus, compound of alkaline earth metal are more extensively hydrated than those of alkali metal। alkali metal में hydrated कौन मिला था, बोलो, रुके रहो, सुबह वाली क्लास की थी? झूठ ना बोलना, हमें याद भी रहता है, किया था। एल्कली मेटल में कोई हाइड्रेटेड फॉर्म बनी थी किसी की, किसकी बनी थी? Na? इधर कोई और? बस लिथियम का बना था, और कोई?
हाँ भाई, अबे यार फर्स्ट ग्रुप में यार, बस। अब सुनना, ये है बुद्धिमानी। अबे LiCl.2H2O एक बनाता है, वो पढ़ा है, लेकिन Na2CO3.10H2O तुम पढ़ रहे हो क्या? वो क्या है बे? ये हाइड्रेटेड है तो वो क्या अनहाइड्रेटेड है? मंदबुद्धि वाला को क्या? और बार बार लिख रहे हो डेलिक्विसेंट डेलिक्विसेंट। अरे बोलो ना चाचा, तो देखे रहना, बहुत ज्यादा रटना भी नहीं, नहीं निपट भी जाओगे। वो बोल रहा है वहां कम कम बने थे, जैसे एक LiCl.2H2O मिल गया और एक Na2CO3.10H2O, बाकी तो और कोई हाइड्रेटेड पढ़ नहीं रहते पढ़ लो, बोलो बेटा। लेकिन ये वो यहां क्या कहेगा, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो यहां पर कुछ ज्यादा ही मिलेंगे। एक तो तुमको पहले ही से पता है, MgCl2.8H2O। अब यहां देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे MgCl2 CaCl2 एग्जिस्ट एज MgCl2.6H2O और CaCl2.6H2O। अब इसमें धक्का खाने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो 6 लिख रहा है, वहां 8 लिखा हुआ है। अरे बोलो ना यार, पीछे वाले में देखो, यही कंपैरिजन है सर। अब सुनिएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती है। इन्होंने ये बताया है कि CaCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल लेता है तो MgCl2 भी 6 वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके आगे भी वो एक्सेप्ट करता रहता है और फाइनली कहां पहुंचता है, MgCl2.8H2O। क्लियर है बात? तो दोनों सही है सर। आगे लिखा है while NaCl and KCl do not form such हाइड्राइड। जाहिर सी बात है ये लोग हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। अगला, फिजिकल प्रॉपर्टीज। द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी व्हाइट। सिल्वरी व्हाइट तो वो भी थे, अरे बोलो भाई। आगे, लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट, वो भी सॉफ्ट थे, बट हार्डर देन एल्कली मेटल, मतलब भाई भाई हैं, उनसे थोड़े से मजबूत है ज्यादा। क्लियर है मामला? आगे आते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम appears टू बी समवॉट ग्रेइश। अंडरलाइन करिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट नहीं है, इनका कलर कैसा है, ग्रेइश कलर है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल ड्यू टू स्मॉलर साइज। अंडरलाइन करिए, एल्कली मेटल से एल्कली अर्थ मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। द ट्रेंड इज हाउ एवर नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू ग्रुप B2Ba। सही है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, सुनो भैया, फ्लेम टेस्ट आया, अब आएगा मजा। पीछे नहीं पलटना है, इधर देखो। क्या एल्कली मेटल में सभी ने दिया था? वही बंसन फ्लेन वाला अपना, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। कलर बोलो, लिथियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येलो, पोटेशियम वॉयलेट की वॉयलेट रेड, वॉयलेट, रुबिडियम रेड वॉयलेट और सीजियम ब्लू। देख लो, क्यों याद है मालूम है इनको? किस चीज का एग्जाम्पल दिया था हमने? इतना जीवन में कंसंट्रेट होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, एक नंबर। मुझे मालूम है ना, तुम्हारे दिल पे चोट पहुंचाई, तुमने याद कर लिया कि किसी ने पूछा तो तुम बोलोगे क्रिम्सन रेड, गोल्डन येलो। येलो वेलो तो सभी बोल रहे हैं सर। अब सुनो जरा, चलो मजाक की बात नहीं, अब इधर आओ। इन्होंने कहा सर, पैराग्राफ में छोटी सी चीज उधर लिखी है, कैल्शियम, भूलना नहीं है उसको। एनसीईआरटी का पन्ना पलटने से पहले कैल्शियम लिखा है, वहां पर लिखा है सर, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। पहली चीज ऊपर लिख लो, बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते।
बाकी ये जो कहानी लिखी है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस आएगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, उससे एक वेवलेंथ निकलेगी, उससे कलर निकलेगा। यही है राम कहानी। बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, तो कौन करता है? कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। इनके रिस्पेक्टिव कलर अपने को याद होने चाहिए। अगर बात की जाए तो पहला कलर लिखा है, कॉपी में लिखो, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। ऊपर लिखो बेरिलियम, मैग्नीशियम। इसमें मारो क्रॉस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लेम टेस्ट की। हम बात कर रहे हैं फ्लेम टेस्ट की। अब सुनिएगा सर, कैल्शियम का कलर है क्रिम्सन, वो ब्रिक रेड। तो साला मेरे को भी नहीं पता क्या होता है। एसआर का कलर है क्रिम्सन और बेरियम का कलर है एप्पल ग्रीन। केवल ग्रीन नहीं, एप्पल वाला ग्रीन। तीनों कलर ध्यान रखिएगा। ब्रिक रेड, इसमें क्रिम्सन कलर है, और लास्ट वाला एप्पल ग्रीन है। बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी की कहानी सब वही है जो वहां ज्ञान दिया था, वही सेम पैराग्राफ इन्होंने यहां छाप रखा है। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आइए सर। पहली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। वहां क्या हुआ था? कंपेयर करते रहोगे तो चीजें याद रहेगी। लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों फॉर्म कर रहा था। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में बना रहा था। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यानी सबकी कहानी अलग अलग चल रही थी। यहां आते हैं, इन्होंने कहा बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो। बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसका रीजन क्या है? इधर देखो, इन्होंने कहा तुमने बेरिलियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर कराई या मॉइस्चर यानी वाटर ले लिया तो यहां बनेगा बेरिलियम ऑक्साइड। अरे बोलो ना यार। तो ये कह रहे हैं कि जो बेरिलियम है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। किसकी? बेरिलियम ऑक्साइड की। तो जब अब इसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। अरे भाई, अगर बेरिलियम ऑक्साइड बन गया और वो लेयर के रूप में ऊपर चिपक गया तो अब ऑक्सीजन को बेरिलियम मिलेगा ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पैसिव नेचर का हो जाता है, यानी रिएक्ट नहीं करता। आगे आइए, जो लिखा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। आगे सर, हाउ एवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन द इग्निशन इन एयर। क्यों? पाउडर फॉर्म में अगर डाल दिए हो तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर गई। और बोले कि ये क्या बनाएगा? बिल्कुल लिथियम की तरीके ऑक्साइड और नाइट्राइट फॉर्म करता है। बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइट। कुल मिलाकर बोल सकते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और नाइट्राइट फॉर्म करते हैं। आगे सर, कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। They also react with water with increasing vigor even in cold to form hydroxide. अब रुको, मैं बताता हूं, कहानी हो गई। कॉपी में लिखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल
alkaline earth metal react with air always form its oxide and nitride, always form its oxide and nitride. क्या बनाएंगे? ऑक्साइड और नाइट्राइड, सब लोग बनाएंगे। पहली बात तो ये समझो, यहां किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे बेरिलियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रांशियम हो, चाहे बेरियम। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट लिखो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम in solid form, solid crystalline form, in solid crystalline form inert with O2 and water, O2 and water due to formation of protective layer of, due to formation of protective layer of PO, MgO रिस्पेक्टिवली लिखवा दिया है, PO एंड MgO, पैराग्राफ चेंज करके, बट इन पाउडर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? पाउडर्ड फॉर्म, बट इन पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस। आपको ध्यान रहे ना कि क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि दो जगह लिखा है सर, वो फंसा लेगा आपको। बट इन पाउडर्ड फॉर्म इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो इट्स रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, so its reactivity also increases, so they easily react with air, so they easily react with air and form its oxide and nitride। जो आपने ऊपर लिखा था वो काम यहां होगा, so they easily react with air एंड फॉर्म। दीदी क्या कर रही हो? मैसेज? हाँ बाद में कर लेना, पहले पढ़ तो ले। एक मिनट तुम फोन में लिख लेती हो। एक बात बताएं, छोटी सी है, मालूम क्या? सुनो तो, बुरा मत मानना। गैजेट के बारे में इंजीनियर की डिग्री के बाद अगर इंजीनियरिंग जैसा काम करोगे तो अच्छा लगेगा। बात समझना सर, बात बुरी ना मानना। और गैजेट के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा जिसको पता रहता है ना भाई, मतलब नहीं समझे, फिर वो पढ़ाई में कमजोर रहता है, क्योंकि दिमाग तो उतना ही है ना तुम्हारे पास। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये अच्छी बात है कि जैसे वो कर ले रही कि भाई, ये हम कहें कि क्या बिल्कुल टाइप, जैसे यूएसए में सेमिनार ले रहे हैं कि सब लोग एप्पल का लैपटॉप खोल के बैठे हैं, और बीच बीच में कि नहीं होता है कि कान से हटाया सुनते सुनते कि एक क्वेश्चन है हमारा, और वो बोलेंगे नहीं, टाइप करके भेज दिया वहां पे, तो टीचर ने अपना पढ़ दिया कि अच्छा ये होगा। नॉर्मल तरीके से लिखो यार, लिखोगे तो याद रहेगा तुमको। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा ये नहीं कि सर जहां बोल रहे वहीं रिकॉर्डिंग लगा दी व्हाट्सएप वाली कि बेरियम एंड नाइट्रोजन तक खत्म, पहुंचाओ उधर। बाद में इतनी रिकॉर्डिंग हो गई कि समझ में नहीं आ रहा है किस लाइन में क्या बोल रहा था, तो ये भी देखे रहना है। खैर आगे आते हैं सर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हेलोजन। अब सुनो जरा, उधर क्या था? उधर सभी लोग रिएक्ट कर रहे थे, अरे बोलो ना यार,
और क्या फॉर्म कर रहे थे, हैलाइड। ऑक्सीडेशन नंबर +1 था तो MX टाइप का हैलाइड फॉर्म हो रहा था। यहां अपन के पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2, तो हैलाइड कैसा बनेगा, MX2 टाइप का। बोलो यार, लेकिन इसमें एक भिखारी आदमी भी है, बेरिलियम। अरे बोलो ना यार, जो टुच्चा आदमी है, जिसके पास ऑक्टेट पूरा करने की व्यवस्था नहीं है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, 2 बार निकालना पड़ेगा क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, लिथियम में भी तो छोटा है, वहां तो तुम निकाल देते हो। भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब कैटायन बन जाता है तो साइज रिस्पेक्टिवली काफी छोटा हो जाता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है। और इसीलिए पढ़ाया गया है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक नहीं, तगड़ी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी आपको खूब सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेरिलियम आयन के पास वो चारा भी खत्म कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाए। बात समझिएगा। तो केवल क्या बना सकते हैं, कोवेलेंट। इसीलिए केवल क्या बनाते हैं, कोवेलेंट, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे फ्लोराइड हो। फ्लोराइड भी इसका क्या रहेगा, कोवेलेंट। अबे BF2 लीनियर पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, आओ। द एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन विद हेलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, अंडरलाइन करो, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए क्योंकि थप्पड़ मार मार के इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। फॉर्मिंग देयर हैलाइड, और हैलाइड कैसा, MX2, तो इन्होंने डायरेक्ट प्रोसेस किया इसलिए टेम्परेचर ज्यादा ले लिया। आगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अंडरलाइन न करिए, कॉपी में लिखिए इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरिलियम का सॉल्ट है NH4 का होल ट्वाइस BF4, देख लो बेरिलियम की कलाकारी क्या है। कह रहे हैं कि BF2 अगर बनाना है तो इससे बनाएंगे। अब ये है क्या, इधर देखो, समझ में आया, BF4-2। ये BF4-2 क्या है, BF2 बेरिलियम के 2 वैकेंट p ऑर्बिटल को F- ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोगों ने बनाया था इसका स्ट्रक्चर, याद आया या नहीं आया। तो जब आप इसको थर्मली डिकम्पोज करोगे तो मुझे ये बता दो कौन है जो तुमको अलग से दिख जाएगा, BF2, बाकी अमोनियम फ्लोराइड बन जाएगा। आगे लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 का होल ट्वाइस BF4 is the best route for the formation of BF2 and BeCl2 is conveniently made from the oxide। अब कह रहे हैं कि BF2 पेपर में पूछा जाएगा, BF2 बनाना है तो क्या लोगे, सॉल्ट लोगे, किसका, अमोनियम का, और BF4 NH4 का होल ट्वाइस BF4 लोगे, थर्मली डिकम्पोज करोगे यानी कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में तोड़ोगे तो BF2 मिल जाएगा। लेकिन कह रहे हैं अगर BeCl2 बनाना है तो ऑक्साइड लेकर काम करना है। देखिए अगली रिएक्शन क्या लिखी है, बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन, कार्बन यानी कोक लिया प्लस Cl2 के साथ कराई, टेम्परेचर लिया 600 से 800 डिग्री सेल्सियस, वो केल्विन। ऐसे ही समझ लो कि एक तरीके से जो ये रिएक्शन हो रही है वो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, तो हाई टेम्परेचर पे मामला है। तब आपको क्या मिलेगा, BeCl2, और साथ में जो कार्बन है वो कार्बन मोनो ऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। अच्छा एक बात और है, अगर कभी भी किसी रिएक्शन में कोई गैस रिलीज हो रही है तो इसका मतलब उस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी यानी उसकी उस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। उसके पीछे का बेसिक सा फंडा क्या है सर, कि अगर गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट है कोई भी तो गैस उड़ जाएगी, वो निकल गई तो कांटेक्ट अगर हट गया तो जाहिर सी बात है कि अब उनके वापस रिकम्बाइंड होकर रिएक्शन के बैक होने की संभावना कम हो जाती है। क्लियर है मामला। अगला सर, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो अगर मुझसे कोई पूछे हेलोजन के लिए
तो मैं बोलूंगा कि लगभग सारे एल्कली मेटल्स जो है वो क्या करते हैं सर, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके MX2 टाइप का हैलाइड बनाते हैं। कलाकारी कौन है, कौन कर रहा है, केवल बेरिलियम। बेरिलियम का अगर फ्लोराइड बनाना है तो हमें NH4 का होल ट्वाइस BeF4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। PeCl2 अगर बनाना है तो हमें बेरिलियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन कोक की प्रेजेंस में Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर पर करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे हाथ में क्या लगेगा, BeCl2, और साथ में निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके सर। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, ये तो पता है कि कलाकारी यही करेगा। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड MH2, यानी अगर इनके हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाए तो ये क्या बना देते हैं, अपने हाइड्राइड फॉर्म करने लगते हैं। लेकिन इन्होंने कहा BH2 however can be prepared by the reaction of BCl2 with LiAlH4। पहली कहानी समझना, आप इनके हैलाइड लो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये अपने हाइड्राइड बना लेंगे, बाकी जो X है वो HX की फॉर्म में निकल जाएगा, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर मुझे यहां पर क्या बनाना है, BH2 बनाना है, तो केवल हाइड्रोजन लेकर काम नहीं चलेगा, हम PCl2 की रिएक्शन कराएंगे एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बात समझ में आ रही है? LiAlH4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब ये बनाएगा BH2, और बाकी तुम अपना हैलाइड के साथ बना के लिख दो, LiCl और AlCl होते हैं। कोई बता सकता है ये रिएक्शन क्यों हुई है और वो वाली क्यों नहीं हो रही है? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वैसे तो उसने बताया है तो रटना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को तुम्हें याद रखना है, Li प्लस और AlH4 माइनस होगा। अच्छा, AlH4 माइनस ब्रेक होता है AlH3 और H माइनस। बात समझिएगा, जो BCl2 है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बोलो सर। और तरीका ये होता है कि BCl2 में इस वैकेंट p ऑर्बिटल में H माइनस करते हैं अटैक और Cl माइनस बाहर। बात समझ रहे हो? क्योंकि H माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अबे H माइनस का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और तुम्हारे मन में आएगा अटैक कहां करेगा, तो वो भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां दिया जाता है? ऑर्बिटल को। वो तो एलिमेंट के ऊपर हम लोग ऐसे बनाते हैं। क्या BCl2 में 2 वैकेंट p ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है सर? तो इसका सीधा सा फंडा उन पे अटैक करेगा और ये निकल। क्लियर है मामला? बना लीजिए, बढ़िया रिएक्शन है। और सुनो, जब भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसी को भी रिड्यूस करेगा तो इसीलिए करेगा क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? H माइनस, जो आगे चल के न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर सकता है। H माइनस को अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है इसको घर जाके रिवाइज जरूर करना है, एक बार पढ़ना है। आप जो क्लास में लिख रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला है, घर जाते समय जब आप पढ़ेंगे तो मैंने आपसे बोला है कि हर टॉपिक में थोड़ी 2-3 लाइनें छोड़ दी जाती हैं, उतनी जगह छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या होता है? थोड़ा पेज छोड़ोगे तो जब घर में दोबारा पढ़ोगे कोई चीज अगर समझ में आएगी तो उसको उस जगह पे लिख लोगे, तो तुम्हारा वही नोट ही क्या होगा? फाइनल नोट्स बन जाएंगे। वरना तुम 10 बार कॉपी में इधर उधर उतारते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए सर, अगला है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड। सिंपल रिएक्शन है, जितने भी अल्कली अर्थ मेटल है वो सब के सब एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल का हैलाइड और उसके साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो लिखा है द अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडिली रिएक्ट विद एसिड लिबरेटिंग डाई हाइड्रोजन गैस।
जैसे M+2 टाइम्स HCl जो इन्होंने लिखा है, ये बना कर देगा MCl2 प्लस H2 देगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं कैल्शियम है 2 टाइम्स HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CaCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये रिएक्शन क्यों हो रही है? क्यों भाई, ये रिएक्शन क्यों हो रही है? बोलो। जबकि HCl जो है वो एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Cl-1 पर है, वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो यहां पे वो Cl2 नहीं बना रहा है, क्योंकि जब भी मेटल्स के साथ बात करते हैं, बात समझिएगा, मेटल के अंदर टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने की, यानी कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर फेंकेंगे। जितने भी मेटल होते हैं वो एक ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब उनको केवल क्या किया जा सकता है, ऑक्सीडाइज। तो इसका मतलब HCl को इसीलिए यहां पर अपने H+ को रिड्यूस करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी वो अपना यहां पर रिड्यूसिंग बिहेवियर शो नहीं कर पा रहा है, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, क्योंकि HCl के अंदर प्रेजेंट H+ जो है वो क्या हो रहा है, H2 के फॉर्म में बाहर जा रहा है। ठीक है ना? अगला सर रिड्यूसिंग नेचर, आ भी गई बात। लाइक एल्कली मेटल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिक, पासर, काना, मग। सुनो भैया अंकल, क्या लिक, बासर, काना, तो Li और Ca नीचे आ रहा है सर, और जितना नीचे आते जाओगे रिड्यूसिंग नेचर उतना बढ़ता जाएगा। तो बोला जा रहा है एल्कली मेटल लाइक एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक बात सुनो, क्यों बोल रहे हैं एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में जितना ज्यादा होगा, खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी कम, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। बात वही है जिसको हम लोगों ने बोला था कि एक अच्छा वो क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। हाउ एवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। बेरिलियम हैज, अंडरलाइन करिए बेरिलियम को, बेरिलियम हैज less negative value, beryllium has less electronegative value, less negative value compared to the other alkaline earth metal. However, its reducing nature is due to large hydration energy associated with the small size of beryllium ion and relatively large value of एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल। इतना पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो, पहले इतना पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन करो। क्या कहा गया, बेरिलियम के लिए लेस नेगेटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। बोलो, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस क्यों आ रही है, उसका रीजन बता रहे हैं। लिखा है कंपेयर टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल, बाकी के रिस्पेक्ट में कम होती है नेगेटिव की वैल्यू। आगे लिखा है हाउएवर, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग नेचर किन से डिसाइड होगा, हम लोगों को पता है, पूरे सोल्यूशन में पूरा बना के देखते हैं। तो क्या इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो बोल रहा है हाइड्रेशन एनर्जी एक तो एसोसिएट हुई वो लेना है, और विद द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन, साइज छोटा है इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब, क्योंकि जब, अरे यार जाहिर सी बात है मेटल है, मेटल में जब तुम अलग करोगे तो जाहिर सी बात है कि बेरिलियम को अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा, वहां पे बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करना पड़ेगा, साइज छोटा है ना सर बेरिलियम आयन। अरे यार कैटायन और एनायन के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा या नहीं होगा, तो अब ये बताओ उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, मेटलॉइड कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन है तो मेटल का सदस्य,
यानी हम यहां पे कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? मेटेलिक बॉन्ड की। तो मेटेलिक बॉन्ड अगर बना होगा तो बेरिलियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा स्ट्रांग होगा या कैल्शियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में? बेरिलियम आयन। साइज जितना छोटा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना ज्यादा अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए बोल रहे हैं कि नेट में उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बाकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिस्पेक्ट में लेस नेगेटिव होती। क्लियर है बात? नीचे लिखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर बेरिलियम, reduction potential for beryllium is less negative. Reduction potential for beryllium is less negative with respect to other alkaline earth metal, with respect to other alkaline earth metal, because of its high hydration enthalpy, because of its high hydration enthalpy and high enthalpy of atomization, and also high enthalpy of atomization. चलिए सर, वहां पर क्या याद है आपको सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ? अरे बोलो ना यार, वहां के जो मेटल आयन थे वो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते थे, और एक पार्ट होता था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन अमोनिया से घिरा रहता था। उसी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता था, उसी वजह से डीप ब्लू कलर आता था। कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाते जाएंगे कि कम करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पैरामैग्नेटिक करेक्टर गायब होने लगता है, डायामैग्नेटिक करेक्टर आने लगता है, और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? बोलो, ब्रॉन्ज कलर हो जाता था। ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। सेम कहानी यहाँ है। इन्होंने कहा एल्कलाई मेटल, लाइक एल्कलाई मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये भी कौन सा कलर दे रहे हैं? डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन, forming ammoniated ion. From this solution the ammoniates can be recovered. अब यहां पे वही रिएक्शन है, दोबारा से लिख लो कि M की रिएक्शन मैंने अमोनिया के साथ कराई तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको एक कैटाइनिक पार्ट बनाना है और एक एनाइनिक। तो इन्होंने बनाया MnH3 का होल X, डब्बे के ऊपर +2, और यहां पे NH3 होल Y, यहां मैं E लिख दे रहा हूं, और इसके ऊपर क्या लिख दूंगा? माइनस। बस फर्क इतना होगा, यहां प्लस करके 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि इसका एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो E2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन अमोनिया से गिर जाएगा, तो ऐसे दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। क्लियर है बात? और इसकी वजह से कलर होगा डीप ब्लू ब्लैक। ठीक सर, डीप ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है सर। CUET वाले कितने लोग आते हैं दोपहर में? खैर, फ्राइडे और सैटरडे क्या पढ़ाएंगे? केमिकल काइनेटिक्स। हमारे ये 2 टर्म नहीं है। जो लोग CUET वाले हैं, वीडियो देख रहे हैं, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी GS और इंग्लिश की क्लास चलेगी। उसमें वो भी आता है ना, लैंग्वेज भी आता है, तो ये उसका होगा। तो आप लोग, इसको मैं इसलिए रख रहा हूं, मैं फ्राइडे रखूंगा, सैटरडे रखूंगा, और अगर इधर कुछ खाली मिल गया तो पीछे से एक क्लास लपेट दूंगा, वरना संडे को लपेट दूंगा।
तो उससे 3 क्लासें अगर लगातार हो जाएंगी तो ठीक ठाक पोर्शन हो जाएगा, वरना इसका नंबर फिर आएगा अगले हफ्ते तो फिर टाइम हो जाएगा तब तक काफी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसमें इतना पढ़ा देंगे कि तुम्हारा काम बन जाएगा। तो आज क्लास नहीं है, कल सुबह 7:00 भाई 7:15 है, 7:10 तक आ जाया करो। आज भी आ गए थे, मैं मानता हूं, मैं कब मना कर रहा हूं कि तुम नहीं आए थे। आते तो तुम ऐसे हो जैसे फिदाइन हमले के तरीके। 7:10 पे यहां कोई नहीं होता है और 7:15 पे आतंकवादी अटैक हो जाता है अचानक से। अगल बगल छुपे रहते हैं, 4 लड़के उधर खड़े, 8 उधर, 12 उधर, 15 इधर, कि देखें ये आ गया कि नहीं आया, और नहीं आया तो वहीं से भाग जाए कि उतना कोई चलेगा। बताओ, पूछो क्या लिखा है मेरे। आज और कल केमिस्ट्री की 2 बजे वाली क्लास नहीं है। कब है? फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर है मामला? संडे को एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे तो इसी की रखेंगे जो कनेक्टिंग होगी। अरे एक क्लास में कुछ नहीं होता है। अरे संडे को कम पढ़ाएंगे, 1.5 घंटे की रखेंगे मात्र बस, और 1 घंटे का बीच में आधे घंटे गैप दे देंगे, तुरंत टेस्ट दे देना, काम खत्म।